हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का हमारा लेक्चर है माइटोसिस। सेल डिवीजन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा माइटोसिस, जिसमें हम एम फेज देखेंगे। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने जो इनिशिएट किया था अपनी लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, इसमें हमने देखा था कि सेल साइकिल में सेल डिवीजन में सेल डिवीजन में कितने फेज होते हैं। तो 4 फेज मेनली देखे थे, G1, S एंड G2 एंड देन एम फेज के फिर सब फेजेस थे जो हम आज देखने वाले हैं। मेनली आज का टॉपिक हमारा ये सारे सब फेजेस को देखना है। तो ये G1, S, G2 ये इंटरफेज जो कंसिस्ट करते थे, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ये सेल साइकिल है पूरी। तो सेल साइकिल, अगर आप किसी भी चीज़ में साइकिल का मतलब देखें तो साइकिल का मतलब है कोई भी चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पे आके एंड में वो मिले हमें। तो इसी तरह से एक सेल है, अगर वो G1 से स्टार्ट हुआ है, G1, S, G2, फिर M फेज पे आके वो डिवाइड कर जाएगा और फिर जो नया सेल बनेगा वो भी G1 फेज से स्टार्ट करेगा अपनी लाइफ साइकिल। तो इसी तरह से इसको हम साइकिल बोलते हैं। तो हमने G1, S, G2 फेज अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम M फेज देखेंगे, जिसमें देखेंगे प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, जो कि रियल सेल डिवीजन है। आज हम तो स्टार्ट करेंगे माइटोसिस। तो सबसे पहले जान लो इनके नेम क्या क्या है। माइटोसिस को अदर नेम्स क्या क्या अदर नेम से जानते हैं, तो वो है इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि अभी हमने डायग्राम में देखा था ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता सेल, उसको कई सारे फेजेस से पास होना पड़ता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। सोमेटिक सेल डिवीजन मतलब इससे सोमेटिक सेल ही डिवाइड करेंगे। जो जर्मिनल सेल हैं, जो जर्म सेल्स हैं यानी कि गैमेट सेल्स हैं, जो कि एग और ओवम होते हैं, वो इस डिवीजन से डिवाइड नहीं करेंगे। उनके लिए एक स्पेशल मेथड होता है जो होता है मियोसिस। इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो सेम रहता है, जैसा पेरेंट सेल में है वैसा ही डॉटर सेल्स में भी होगा। जो नए सेल बनेंगे उनमें सेम नंबर होगा क्रोमोसोम्स का जैसा पेरेंट सेल में होगा, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और इसके अपोजिट जो मियोसिस होता है उसमें पेरेंट सेल के हाफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, इसीलिए उसको इक्वेशनल नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल बोलते हैं क्योंकि इसमें इक्वल रहते हैं। इसकी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं माइटोसिस के बारे में। इन दिस मैच्योर सोमेटिक सेल डिवाइड्स इन सच ए वे दैट क्रोमोसोम नंबर इज केप्ट कांस्टेंट इन डॉटर सेल्स इक्वल टू दोज इन पेरेंट सेल, so the daughter cells are quantitatively as well as qualitatively similar in genetic material to the parent cell, so it is called equational division. तो इसमें मैच्योर सोमेटिक सेल डिवाइड करती हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं इसको। तो मैच्योर सोमेटिक सेल डिवाइड करती हैं इस मेथड से, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल और पेरेंट सेल का इक्वल रहता है। क्वांटिटेटिवली मतलब नंबर भी सेम होगा, और क्वालिटेटिवली मतलब उसका जो भी क्वालिटीज़ हैं जो भी हैं सेम रहेंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन वो कोड करेगा वो सेम इन्फॉर्मेशन पेरेंट में कोड हो रही होगी उसी जीन से, और वही इन्फॉर्मेशन कोड हो रही होगी डॉटर सेल में। तो जेनेटिक मटेरियल सिमिलर रहता है पेरेंट सेल और डॉटर सेल में, तो इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, अगर जैसे सेल है, कोई भी सेल है, उसने G1, S, G2 माइटोसिस कंप्लीट कर लिया, अब अगर उसको फर्दर डिवीजन नहीं करना है तो वो G0 फेज में चली जाती है। G0 फेज में जैसे कुछ सेल्स हैं, जैसे नर्व सेल है हमारी बॉडी में, हार्ट मसल सेल हैं, वो फर्दर डिवीजन करती ही नहीं है पूरी लाइफ में, इसीलिए वो G0 फेज में चली जाती हैं, और G0 फेज में जाके कोई डिवीजन नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आपको। अब स्टार्ट करेंगे हम फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के फेजेस क्या क्या हैं? तो वो हैं, इसमें 2 मेन फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन देखेंगे हम, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखेंगे। साइटोप्लाज्म किस तरह से डिवाइड होगा, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड होगा, क्योंकि सेल में पूरा सेल और फिर न्यूक्लियस दोनों चीज़ें अलग अलग डिवाइड होंगी, तो इसीलिए हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इनको फेजेस में डिवाइड कर लिया है। तो स्टार्ट करेंगे कैरियोकाइनेसिस। दो इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस बट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस फॉर कन्वीनियंस ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी है वो सेल साइकिल के दौरान बदलती रहती है, उसके बेसिस पे हमने
और उसकी पोजीशन के बेसिस पे अपने कन्वीनियंस के अनुसार मेन 4 फेजेस में डिवाइड किया है सेल साइकिल को। वो कौन कौन से हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको हम पी मेट के शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अब हम एक एक करके इन सारे फेजेस को देखेंगे। और साइटोकाइनेसिस में जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो ये हमने अभी देखा था, जैसे ये सेल है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे सेल के अंदर। जब इस तरह से 2 न्यूक्लियस बन गए, कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब ये साइटोकाइनेसिस मतलब एक एक न्यूक्लियस दोनों के पास आ जाएगा इस तरह से। साइटोकाइनेसिस में ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। और कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे जब सेल के पास। जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड करने के लिए उनके पास होगा तो फिर वो डिवाइड कर देंगे न्यूक्लियस। और भी सारे ऑर्गेनल्स हैं जो वो भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हम मेनली पढ़ते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन। तो स्टार्ट करेंगे प्रोफेज से। प्रोफेज सबसे पहला। प्रोफेज में क्या क्या मेन जो स्टेजेस हैं, जो कंडीशंस हैं, क्या क्या मेन, वो हम देखेंगे। यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या होते हैं। मेन इवेंट्स है क्रोमोसोम कंडेंसेशन। जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक डिहाइड्रेशन, स्पाइरलाइजेशन। ये सारी प्रोसेसेस होंगी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है अभी। आपको सिर्फ ये पढ़ना है क्या क्या होता है। तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे और माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है क्रोमोसोमल कंडेंसेशन वो यहाँ दिख रहा है। ये इस तरह के क्रोमोसोम नॉर्मली होते हैं जब सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होता है। ये जो स्ट्रक्चर है एकदम अच्छे से सेंट्रोमियर के साथ दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर सिर्फ तब अपीयर होता है जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, जब सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में। तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन इंटरफेज क्रोमेटिन फाइबर्स आर सो लॉन्ग, लेस कॉम्पैक्ट एंड इंटरवाइंड एंड आर नॉट आइडियली suited for the segregation into 2 daughter cells. As the cell enter into prophase, the chromosomes start to condense into much shorter, thicker structure into well-defined mitotic chromosome. A mitotic chromosome composed of 2 sister chromatids formed after replication of a DNA in a S phase. Both sister chromatids are tethered together at a single functional centromere. तो अभी जो मैंने आपको बताया था वही मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है, तो ये आप नोट्स बना लेना। तो इंटरफेज में जो क्रोमेटिन फाइबर होता है बहुत लॉन्ग होता है। इंटरफेज जो एम फेज से पहले की प्रोसेसेस हैं उनमें तो लेस कॉम्पैक्ट होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पेस भी घेरे होता है और वो सेग्रीगेशन के योग्य नहीं होता है। जो 2 डॉटर सेल्स हैं उनमें वो जा नहीं सकेगा, इसीलिए उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस उसको इस एबिलिटी देते हैं, इस तरह की एलिजिबिलिटी देते हैं कि वो 2 डॉटर सेल्स में बराबर बराबर चला जाए, क्योंकि वो रेप्लिकेटेड हो चुका होता है। वो इस तरह का होता है, इस तरह से यूँ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स उसमें बनी हुई होती हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। अभी इसमें एस फेज के बाद चेंजेस आ जाएंगे, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगी, ये हाफ चला जाएगा। तो बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर टेदर्ड टुगेदर एट ए सिंगल फंक्शनल सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो समझ गए होंगे कंडेंसेशन, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन क्यों होता है। असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, इसको डिटेल में देखेंगे। असेंबली क्यों होती है, किस तरह से होती है और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल इज अ माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर दैट मीडिएट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस। माइटोटिक स्पिंडल होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने पढ़े होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारी चीज़ें क्योंकि सेल साइटोस्केलेटन बनाती हैं, वो वाली प्रोटीन्स होती हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल ये बनाती है माइटोटिक स्पिंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है। तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होता है माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा। ये क्रोमोसोम सेपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं माइटोटिक स्पिंडल। अभी हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में कि माइटोटिक स्पिंडल का वर्क क्या होता है। ये इनका
असेंबली, इनकी असेंबली स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज में। तो ये जो इवेंट्स बताए थे आपको वो सारे याद होने चाहिए कि प्रोफेज में क्या होता है, फिर मेटाफेज में क्या होता है, प्रोमेटाफेज में क्या होता है, ये अच्छे से याद रख लेना। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वाले, ये इनको याद रख लेना कि प्रोफेज में क्या होता है। ये तो आगे मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ, सारा मेन पॉइंट्स वही हैं। एज ए सेल एंटर इनटू माइटोसिस, द microtubules of the cytoskeleton undergo disassembly and release tubulins are prepared for reassembly into mitotic spindle। जैसे ही माइटोसिस में जाता है सेल, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं साइटोस्केलेटन के, वो डिसअसेंबल होने लगते हैं, और जो ट्यूबुलेंस हैं, जो रिलीज ट्यूबुलेंस जिनके बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो रीअसेंबली के लिए तैयार हो जाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल की रीअसेंबली होती है उन्हीं की हेल्प से। द कोर ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल इज बाईपोलर एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइटोटिक स्पिंडल का कोर होता है, जो मेन चीज़ होती है, वो होती है बाइपोलर एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि माइटोटिक स्पिंडल किसके बने होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो साइटोस्केलेटन का एक मेन पार्ट है। ये प्रोफेज का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, इन सारे जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन के दौरान। तो ये सेंट्रोसोम है। ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कई सारे टाइप के होंगे, यहाँ पे कई सारे माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे। ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जहाँ से जो सेंट्रोमियर से जो पकड़ के रखेंगे इसको, वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे। ये क्रोमोसोम है, ये दिख रहा है आपको। तो ये माइटोटिक स्पिंडल इसलिए बने होते हैं कि जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा वो उनको पकड़ के ऐसे एक साइड में कर सके, जैसे इस तरह से। ये है न्यूक्लियस पूरा, ये इस सेल है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर ही हो जाएगी यहाँ पे इस वाले फेज में, प्रोफेज में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम रह जाएंगे। अब क्रोमोसोम इस तरह से इधर, इस तरह से नया न्यूक्लियस बनेगा, तो इधर आ जाए और इधर आ जाए। तो इनको खींचने के लिए कोई फोर्स चाहिए, कोई स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो काम करता है माइटोटिक स्पिंडल। कौन करता है काम? माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल के द्वारा इन क्रोमोसोम्स को 2 अलग अलग पोल्स पे खींचा जाता है, फिर उन पे नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी जाती है, वो जब इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसा स्ट्रक्चर इधर होता है सेम उधर होता है। ये इधर इस साइड खींचेंगे ये वाले, इस साइड खींचेंगे ये वाले, तो दोनों साइड चले जाएंगे इक्वली क्रोमोसोम। तो ये प्रोफेज है। एज द लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इंक्रीजेस सेंट्रोसोम स्टार्ट्स टू गो अवे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सारे, ये जो खींचेंगे इनको क्रोमोसोम्स को, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये सेंट्रोसोम दूर होते जाएंगे, इस साइड भी इस साइड भी। तो ये एरोज शो कर रहे हैं, इस साइड और इस साइड जाएंगे और ये क्रोमोसोम्स को अपने साथ ले जाएंगे। तो ये आपने प्रोफेज देख लिया। प्रोमेटाफेज देखेंगे। प्रोमेटाफेज स्टार्ट्स विद द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो हट जाएगी प्रोमेटाफेज में, और इसी के साथ प्रोमेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। प्रोमेटाफेज इंक्लूड्स 2 मेजर इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल। इसमें 2 मेजर इवेंट्स होते हैं सेल साइकिल के। अटैचमेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द इक्वेटर या मिड पॉइंट। जो अटैचमेंट होता है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स का क्रोमोसोम्स के साथ, वो हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर की तरफ बढ़ जाता है, मिड पॉइंट की तरफ बढ़ जाता है। तो ये आपने अभी प्रोफेज पढ़ा था, वो आपको डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट नोट्स में 2 भागों में मिल जाएगा, लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से पढ़ा दिया, प्रोमेटाफेज बना दिया, और प्रोफेज में जो इवेंट्स थे वो अलग और प्रोमेटाफेज में इवेंट्स थे अलग। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ याद रखना है, अच्छे से समझने के लिए बना लेते हैं वो, कन्वीनियंस के लिए, डिफरेंट स्टेजेस। अब इसके बाद मेटाफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज मेन स्टेज है। मेटाफेज यहाँ पे इक्वेटर पे आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स। व्हेन ऑल द क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड ऑन इक्वेटर द स्टेज इज कॉल्ड मेटाफेज। विद दिस स्टेप मेटाफेज एंड्स। जब क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज्ड हो जाएंगे, ये वाला इक्वेटर मिड पॉइंट होगा, जहाँ पे मिड पॉइंट होगा इन दोनों सेंट्रोसोम्स के बीच में मिड पॉइंट होगा, वहाँ पे अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज में। उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे अरेंज हो जाएंगे। ये एस्ट्रल फाइबर्स हैं, ये काइनेटोकोर इनको पकड़े हुए होंगे सेंट्रोमियर से, और ये वाले अटैच्ड होंगे माइटोटिक स्पिंडल इस काइनेटोकोर से, और इसको फिर ये अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी अपनी तरफ ले जाएंगे। अभी इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं। ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ओवरलैपिंग माइक्रोट्यूब्यूल भी बोलते हैं इनको,
और ये मेटाफेज हमने यहाँ पे शो किया है। अभी हम इनको अच्छे से डायग्राम में फिर से देखेंगे, यहाँ पे समझ लो क्या होता है मेटाफेज में। तो मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम, इस वाली जगह को इक्वेटर बोला जाता है। क्या, जो बीच वाला पार्ट है उसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो यहीं पे अरेंज हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम। तो मेटाफेज समझ गए। अब नेक्स्ट एनाफेज। Anaphase begins when sister chromatids of each chromosome split apart and start their movement toward opposite pole। अभी एनाफेज में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम की वो स्प्लिट हो जाएंगी, टूट जाएंगी और दोनों पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगी। यहाँ पे ये है इक्वेटर और ये है पोल्स। पोल 1 ये है, ये पोल 2, अब हम कंसिडर कर लेंगे इसको पोल 2। तो इनकी तरफ चली जाएंगी एक एक टूट के, हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। इक्वेटर है, ये पोल 1 पोल 2, इनकी तरफ चले जाएंगे। अभी देखते हैं हम इनको डायग्राम में, पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे इसमें। देयर आर 2 मेजर इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल इन एनाफेज। एनाफेज में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं सेल साइकिल के? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगी। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव एंड्स, जो क्रोमोसोम है उसका मूवमेंट हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव एंड्स की तरफ, मतलब पोल्स की तरफ। तो ये है सेंट्रोसोम, ये पोल्स हैं यहाँ पे। ये जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे थे वो इधर चले जाएंगे पोल्स की तरफ, इधर चले गए और इधर चले गए, मतलब हाफ हो गए, स्प्लिट हो गए, टूट के सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये क्रोमोसोम का कंटेंट हाफ होके नए डॉटर सेल्स में चला जाएगा और इक्वल रहेगा, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब टीलोफेज में क्या मेन इवेंट्स हैं? असेंबली ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में हट गई थी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई थी प्रोफेज में, वो टीलोफेज में रीअपियर हो जाएगी, असेंबल हो जाएगी। डिसअपियरेंस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, और जो डिसअपियरेंस होगा माइटोटिक स्पिंडल का वो इसमें हो जाएगा स्टार्ट, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे माइटोटिक स्पिंडल जो कि बने थे किसमें? प्रोफेज में। मतलब इसमें प्रोफेज का उल्टा होगा सारा, जो भी प्रोफेज में होगा वो उसका अपोजिट यहाँ टीलोफेज में होगा। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन, वो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएंगे जैसे थे, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी। ये सेल है, 2 न्यूक्लियस इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये साइटोकाइनेसिस में अलग अलग हो जाएंगे, हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मेनली क्या हुआ, देखो यहाँ पे इक्वेटर पे अरेंज हो गए मेटाफेज में, यहाँ पे अलग अलग हो गए, स्प्लिट हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स, और यहाँ पे इनकी मेम्ब्रेन भी रीअपियर हो गई। तो ये टीलोफेज तक कंप्लीट हो गया। अब साइटोकाइनेसिस देखेंगे। ये साइटोकाइनेसिस अलग अलग होती है एनिमल्स में और प्लांट्स में, डिफरेंट मोड्स इसके हैं, दोनों हम पढ़ेंगे अभी। तो साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। मतलब साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इन एनिमल सेल्स में क्या मेथड है इसका? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स एट द मेटाफेज ड्यूरिंग विच द सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज देमसेल्व्स इक्वली ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है मेटाफेज में। सेल साइकिल के कौन से फेज में स्टार्ट हो जाती है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस? मेटाफेज में, जब सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे सेल ऑर्गेनल्स डबल होते हैं पहले से, तो वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर पे। ड्यूरिंग एनाफेज ए रिंग ऑफ डेंस मटेरियल कॉल्ड मिड बॉडी इज डेवलप्ड एट द मिडिल ऑफ द स्पिंडल। जब एनाफेज की प्रोसेस होती है उस वक्त एक डेंस मटेरियल की मिड बॉडी नाम की एक रिंग अपेयर हो जाती है, जो कि स्पिंडल के मिडिल में हो जाती है अपियर। देन द सेल मेम्ब्रेन डेवलप्स ए कंस्ट्रिक्शन ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड कंट्रैक्शन। फिर उसके बाद सेल में कंस्ट्रिक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है, अभी हम देखेंगे, जिसको सेल फरो बोलते हैं। और उससे उस कंस्ट्रिक्शन और कुछ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसकी वजह से माइक्रोफिलामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक वो डीप कर देते हैं, विच डीपन्स सेंट्रीपिटली एंड इज कॉल्ड सेल फरो। फिर वो सेंट्रीपिटली डीप होती जाएगी और उसको हम सेल फरो बोलेंगे। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप करेगी सेल मेम्ब्रेन, और उस कॉन्स्ट्रिक्शन के डेवलपमेंट की वजह से और एक और फिनोमेना है जिसमें माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी, उसकी वजह से एक सेल फरो अपियर होगी। इन टीलोफेज सेल फरो डीपन्स एंड फाइनली डिवाइड्स द सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो फिर टीलोफेज में जो सेल फरो है वो फाइनली डीप होती जाएगी, मेटाफेज से स्टार्ट होती जाएगी, उसके इवेंट्स एनाफेज और फिर टीलोफेज तक आते जाएंगे, फिर टीलोफेज में कंप्लीट बन जाएगी और फाइनली टीलोफेज में डिवाइड हो जाएगी सेल 2 डॉटर सेल्स में।
इट इज़ आल्सो फाउंड इन द पॉलन मदर सेल ऑफ द सम एंजियोस्पर्म। ये प्लांट्स में तो अलग मेथड से होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। पॉलन मदर सेल है, उसमें यही मेथड मिलता है। एंजियोस्पर्म्स की पॉलन मदर सेल में सेम मेथड मिलता है साइटोकाइनेसिस के लिए। दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड फरोइंग और क्लीवेज। इस टाइप की साइटोकाइनेसिस को हम फरोइंग या क्लीवेज बोलते हैं। इसका डायग्राम ये रहा, ये यहाँ पे इस तरह से डीप होता जा रहा है, फरो बनता जा रहा है। किसकी वजह से? एक कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है यहाँ पे, और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो डीप होते जा रहे हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो ये फरो बना रहे हैं। मिड पॉइंट यहाँ पे मिड बॉडी दिख रही है जो कि बनती थी एनाफेज में, ये यहाँ पे फरो बना लेंगे और इस तरह से कंप्लीटली ऐसे डीप होता जाएगा, डीप होता जाएगा, और 2 सेल्स बन जाएंगी जिनमें एक एक न्यूक्लियस होगा और एक एक सारे ऑर्गेनल्स की कॉपी होगी दोनों सेल्स में। तो ये फरोइंग हो गया। नेक्स्ट प्लांट सेल्स में कैसे होता है वो देखेंगे। साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन की हेल्प से होता है साइटोकाइनेसिस, किसमें? प्लांट्स में। बिकॉज दीज आर सराउंडेड बाई इनएक्सटेंसिबल सेल बॉल। और ये प्रोसेस सेल प्लेट फॉर्मेशन क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें एक सेल बॉल प्रेजेंट होती है, इनएक्सटेंसिबल सेल बॉल। सेल बॉल अपने आप में एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा और ये डिवाइड कर देंगे 2 डॉटर सेल्स में। तो ये हमने कंप्लीट डिवीजन देख लिया, पूरी सेल साइकिल का जो मेन पार्ट था एम फेज वो हमने देख लिया, उसके सारे फेजेस देख लिए, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस इन बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करना कहाँ पे दिक्कत है, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूँगी। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अब हम सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है, ये क्यों होता है। Keeps the chromosome number constant and genetic stability in daughter cells so the linear heredity of an organism is maintained। ये क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखता है डॉटर सेल्स में और पेरेंट सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में, ह्यूमन बॉडीज़ के और हर एक ऑर्गेनिज्म के। तो ये ऑर्गेनिजम्स की जो लीनियर हेरिडिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंप्लीट करवाता है, क्योंकि सेल डिवीजन से ही वो एक जाइगोट आगे एम्ब्रियो में बदलेगा, उसमें और सारे सेल्स की ज़रूरत होगी, तो माइटोसिस की हेल्प से वो और सारे सेल्स लेके आएगा। प्रोवाइड्स न्यू सेल्स फॉर रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट्स। जो लॉस्ट पार्ट्स हैं जैसे एपिडर्मिस है, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, वो जब लॉस हो जाती है तो उसके ऊपर आने लगती हैं लेयर्स, तो वो किस वजह से आती हैं? सेल डिवीजन होता है और नए सेल्स आ जाते हैं। इट हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें हेल्प करता है ये, जैसे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, इन सारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस में ये हेल्प करता है माइटोसिस। माइटोसिस कीप्स अ चेक ऑन सेल साइज। सेल साइज पे चेक रखता है, मतलब रोक लगा के रखता है, सेल का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था माइटोसिस का। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एक एक फेज। तो ये है एक पूरा सेल। प्रोफेज है सबसे पहले, इसमें सेंट्रियोल दिख रहा है। प्रोफेज में डिसअपियरेंस होने लगता था न्यूक्लियस का, तो डिसअपियरिंग न्यूक्लियस दिख रहा है। स्पिंडल फाइबर्स अपियर होने लगते थे, स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। ये एस्ट्रल रेज, ये सेंट्रोमियर। नेक्स्ट मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते थे, तो इक्वेटर पे आ गए हैं ये। यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम दिख रहा है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स अपना बना के स्पिंडल फाइबर कंप्लीट रखे हुए हैं। नेक्स्ट एनाफेज में ये स्प्लिट हो जाते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो क्रोमोसोम मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये इक्वेटर से अपोजिट पोल्स पे आ रहे हैं, तो ये दिख रहे होंगे आपको, स्प्लिट होके अपोजिट पोल्स की तरफ आने लगे। ये टीलोफेज में फरोइंग हो गई थी, सेल फरो या फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन वो हो जाएगी, और नए सेल्स फिर फाइनली आ जाएंगे। ये रीऑर्गेनाइज न्यूक्लियोलस, यहाँ पे पूरा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्लीवेज होने लगेगा, क्लीवेज फरो बन जाएगी। ये सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं। अब ये डॉटर सेल्स बन गई, इसमें न्यूक्लियस है, ये दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग न्यूक्लियस, और सारे सेल ऑर्गेनल्स भी अलग अलग मिल जाएंगे हमें देखने को। ये क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल, ये सारे स्ट्रक्चर इनमें आ जाएंगे। तो विद डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई ये वीडियो, पूरा लेक्चर समझ में आया, माइटोसिस समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको ये नोट्स काफ़ी जगह मिल जाएंगे, मतलब आपको बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।